टीचिंग प्लेटफॉर्म राजेंद्र एजुकेशन में स्वागत है। आज हम सेल चैप्टर का पार्ट 3 लेकर आ गए हैं। काफ़ी ज़्यादा गैपिंग बीच में हो गई थी बिकॉज मेरा एग्ज़ाम आ गया था, तो मैं एग्ज़ाम पे फोकस करने लगी थी। लेकिन कोई टेंशन की बात नहीं है। आज हम क्या करेंगे, सेल चैप्टर का पार्ट 3 जो है वो पूरे चैप्टर का कवर कर लेंगे। तो 3 लेक्चर में ये पूरा कंप्लीट हो जाएगा, आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। ज़्यादा लेक्चर करेंगे तो बहुत ज़्यादा ब्रॉड हो जाता है बच्चों के लिए कि काफ़ी ज़्यादा लेक्चर है, यानी कि बहुत लंबा चैप्टर है। तो ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। तो पिछले लेक्चर में हमने डिस्कस किया था कि सेल के स्ट्रक्चर्स के बारे में, ठीक है। हमने सेल का स्ट्रक्चर देखा था, सिंपल सा स्ट्रक्चर ऑफ सेल। तो अगर नॉर्मली किसी सेल की बात करते हैं बेटा, तो उसमें क्या क्या होते हैं कि ये सिंपल सा सेल हो गया, ठीक है। ये सेल है। सेल के अंदर सेंटर में क्या होता है बेटा, न्यूक्लियस होता है, जिसको हम बोलते हैं कंट्रोल सेंटर ऑफ द सेल, यानी कि ये सभी सेल के एक्टिविटी पे क्या करता है, कंट्रोल करता है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे सिंपल सा कोई सेल है तो उसमें माइक्रोकॉर्डिया, तो ऑब्वियसली जाहिर सी बात होगी, ठीक है। उसके बाद आपके गोल्जी एप्रेडस होती हैं। उसके बाद गोल्जी एप्रेडस के बाद क्या होता है बेटा, प्लास्टिड्स होती हैं। प्लास्टिड्स के बाद लाइसोसोम प्रेजेंट होती हैं, ठीक है। और सबसे मोस्टली इम्पॉर्टेंट बात है कि आउटर मोस्ट लेयर जो होती है, अगर प्लांट सेल की बात करें तो उनमें क्या होती है, सेल वॉल होती है, ठीक है। तो पिछले लेक्चर में मैंने बताया था, सेल वॉल के बारे में पूरा डिटेल में बताया था। फिर उसके बाद कोई एनिमल सेल होती है तो उनमें क्या होती है बेटा, सेल मेम्ब्रेन प्रेजेंट होती है। क्या होती है, सेल मेम्ब्रेन होती है ना, ऐसा। अगर कोई एनिमल सेल है तो उनमें सेल मेम्ब्रेन प्रेजेंट होती है, ठीक है। और स्पेशली अगर प्लांट सेल की बात करें तो उनमें मेन फीचर्स जो होती हैं वो सेल वॉल प्रेजेंट होती है, जो कि सेलुलोज की बनी होती है, ठीक। आगे देखिए, अगर न्यूक्लियस की बात करते हैं तो न्यूक्लियस के यहाँ पे क्या होते हैं बेटा, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होते हैं। इस पे अगर क्या होते हैं, राइबोसोम प्रेजेंट होते हैं, तो उनको हम बोलते हैं रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। एंड जिस पे क्या होते हैं, राइबोसोम प्रेजेंट नहीं होते, उनको हम बोल देते हैं स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ठीक है। और क्या क्या होते हैं, आपके वैक्यूल्स होते हैं। तो प्लांट सेल में क्या होती हैं, ये जो वैक्यूल्स होती हैं वो काफी ज्यादा क्या होती है, बड़ी होती है, क्योंकि प्लांट क्या करती है, वैक्यूल्स का मेन फंक्शन जो होता है वो सिंपल सा फूड का स्टोरेज करना होता है। तो प्लांट जो होती हैं अपने फूड को स्टोर कहाँ पे करती है, वैक्यूल्स में करती है। और वही एनिमल्स की बात कर ले तो इनमें क्या होती है, स्मॉल होती है, ठीक है। तो एक सिंपल सा ओवरव्यू स्ट्रक्चर अगर मैं देखना चाहूँ तो सिंपल सा देखिएगा, इसको इरेज कर लेते हैं, आपको दिखा रही हूँ मैं, ठीक है। ये इरेज कर लेते हैं इसको, उसके बाद एक सिंपल सा स्ट्रक्चर देखते हैं हम सेल का, जिससे हमें क्या हो जाएगा, पूरा अच्छी तरीके से पता चल जाएगा कि क्या क्या होते हैं। बस 2 मिनट का टाइम लगेगा। ये देखिए, यहाँ पे बहुत सारे फिगर्स दिए गए हैं, ठीक। कोई पर्टिकुलर एक हम क्या करते हैं, देख लेते हैं। सिंपल से ये मुझे काफी अच्छा समझ में आ रहा है कि आप लोगों को बहुत अच्छा समझ में आएगा इसमें। देखिए, कोई एक सेल है, सेल के अंदर क्या क्या है बेटा, देखो आउटर मोस्ट लेयर जो है वो यहाँ पे देखो सेल वॉल दिया गया है, ठीक है। तो पिछले लेक्चर में मैंने सेल वॉल के बारे में पूरा बताया था, ठीक। नाउ यहाँ पे देखो सेल मेम्ब्रेन दिया गया है। तो जो एनिमल सेल होती है उनके आउटर मोस्ट जो लेयर होती है वो क्या होती है बेटा, सेल मेम्ब्रेन होती है, ठीक है, जो लिपिड और प्रोटीन की बनी होती है। तो सेल मेम्ब्रेन के बारे में हमने पढ़ा था। और सेल मेम्ब्रेन को ही क्या बोलते हैं बेटा, प्लाज्मा मेम्ब्रेन बोलते हैं। तो अगर क्या है, कोई एनिमल सेल है तो इसके क्रॉस यानी कि सेल के अंदर कोई ऑक्सीजन या कार्बन डाइऑक्साइड का ट्रांसपोर्टेशन करना है या कोई भी न्यूट्रिएंट्स ले जाना है, तो सेल के अंदर और बाहर ट्रांसपोर्टेशन का वर्क करने का काम जो है वो 2 ट्रांसपोर्ट को हमने पढ़ा था, एक एक्टिव ट्रांसपोर्ट और एक पैसिव ट्रांसपोर्ट, ठीक है। तो एक्टिव ट्रांसपोर्ट और पैसिव ट्रांसपोर्ट में हमने डिस्कस किया था कि डिफ्यूजन और ऑस्मोसिस क्या होती है, ठीक है। उसके साथ ही साथ हमने क्या किया था कि आपका सेल मेम्ब्रेन तो अब हो गया। फिर उसके बाद हमने सेल के अंदर की चीजें देखी थी, जिसमें सेंटर ऑफ द सेल जो होती है वो न्यूक्लियस होता है, जो सभी चीजों पे क्या करता है, कंट्रोल करता है, ठीक है। तो न्यूक्लियस के बारे में हमने डिस्कस किया था, डीएनए और आरएनए में डिफरेंस देखे थे। एंड द डीएनए की लेंथ जो है वो कैसे मेजर की जाती है ये देखा था, ठीक है। तो मोस्टली सेल की बात करते हैं तो देखो इसमें क्रोमोजोम होते हैं। सिंपल सा ये न्यूक्लियस होता है, न्यूक्लियस के अंदर देखो यहाँ पे क्रोमोजोम है। तो क्रोमोजोम में मैंने बताया था कि क्रोमैटिन और क्रोमोजोम में डिफरेंस क्या होता है, ठीक है।
अगर न्यूक्लियस के अंदर क्या होते हैं, डीएनए जो होते हैं ऐसे फोल्डेड के फॉर्म में होते हैं, यानी थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स होती हैं, तो वो क्या होते हैं, क्रोमोसोम कहलाते हैं, ठीक है, सॉरी क्रोमैटिन कहलाते हैं, ठीक। वही क्या होते हैं, सेल डिवीजन के समय जब क्वाइल्ड अवस्था में आ जाते हैं, यानी क्वाइल्ड हो जाते हैं, फोल्ड हो जाते हैं, तो उसको हम बोलते हैं क्रोमोसोम। तो ये बेसिक सा डिफरेंस रहा, ठीक है। यहाँ पे फ्लूइड जैसे स्ट्रक्चर होती है सेल के अंदर, जिसको हम बोलते हैं साइटोप्लाज्म, ठीक है। और यहाँ पे देखो सेल ऑर्गेनेली बहुत सारे हैं, तो ये सेल ऑर्गेनेल जैसे देखो यहाँ पे गोल्जी एपरेटस है, माइटोकॉन्ड्रिया है, यहाँ पे क्या है, प्लास्टिड है, ठीक है। यहाँ पे अदर सेल ऑर्गेनेली है। यहाँ पे देखो एंडोप्लाज्मिक, रफ एंडोप्लाज्मिक रेडिकुलम है, उससे ही अटैच है आपका स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेडिकुलम। यहाँ पे क्या है बेटा, क्लोरोप्लास्ट है, जिसके कारण, जिसमें क्या होता है, क्लोरोफिल प्रेजेंट होती है। तो ये सब के बारे में हम क्या करेंगे, सेल ऑर्गेनेल के बारे में डिस्कस करेंगे, ठीक है। आई होप आप लोगों को समझ में आया हो। नाउ आई विल डिस्कस अबाउट द फर्स्ट टॉपिक, प्लाज्मोलिसिस। क्योंकि मैंने पिछले लेक्चर में आप लोगों को डिफ्यूजन और ऑस्मोसिस के बारे में बताया था, ठीक है, तो उसमें का ही एक टॉपिक आपका है प्लाज्मोलिसिस, ठीक है। तो फर्स्ट टॉपिक आपका रहेगा आज का कि प्लाज्मोलिसिस क्या होता है। द सेकंड टॉपिक रहेगा आपका सेल ऑर्गेनेली, जैसे कि हमने न्यूक्लियस के बारे में डिस्कस कर लिया था, उसमें डीएनए और आरएनए के बारे में डिस्कस किया था बेटा, ठीक है। तो आज हम अदर सेल ऑर्गेनेल के बारे में क्या करेंगे, पढ़ेंगे, जैसे कि आपका माइटोकॉन्ड्रिया हो गया, वैक्यूल्स हो गया, लाइसोसोम हो गया, ठीक है। उसके बाद राइबोसोम हो गया, माइटोकॉन्ड्रिया हो गया आपका, ठीक है, एंडोप्लाज्मिक रेडिकुलम हो गया, उसमें स्मूथ और रफ दोनों को देखेंगे। फिर उसके बाद आपका लास्ट टॉपिक दो रहेगा, आपका प्लांट और एनिमल सेल में डिफरेंस और उसके स्ट्रक्चर को देखेंगे। एंड दी सबसे लास्ट टॉपिक आपका रहेगा माइटोसिस एंड मेयोसिस को समझेंगे, ठीक। फिर इसके बाद सेल चैप्टर का पूरा क्या कर लेंगे, हम एरिया कवर कर लेंगे, ठीक है। तो देखिए हम क्या करते हैं, स्टार्ट करते हैं। प्लाज्मोलिसिस, ठीक है। देखो बेटा, प्लाज्मोलिसिस क्या होता है, तो ध्यान से समझो, ठीक। सेल का जो लिविंग पार्ट होता है, ठीक है, लिविंग कंटेंट होता है, जिसको हम बोलते हैं प्रोटोप्लाज्म, ठीक। तो जब क्या किया जाता है कि अगर किसी भी प्लांट सेल को, ठीक है, हाइपरटोनिक सोल्यूशन में अगर रखते हैं, तो उसका प्रोटोप्लाज्म क्या होता है, श्रिंक कर जाता है, ठीक है। और वही प्रोसेस क्या कहलाती है बेटा, प्लाज्मोलिसिस। ये डिफ्यूजन और ऑस्मोसिस के समय मैंने आपको पढ़ाया था, हाइपरटोनिक, हाइपोटोनिक एंड दी आइसोटोनिक, उसी का एक पार्ट है आपका प्लाज्मोलिसिस। तो इसका डिफिनेशन मैंने बोला क्या, सिंपल सा, कि श्रिंकेज ऑफ प्रोटोप्लाज्म, श्रिंकेज ऑफ प्रोटोप्लाज्म, ठीक है। अब देखो मैंने आपको बताया था कि बेटा प्रोटोप्लाज्म क्या होता है पहले, ठीक है। तो प्रोटोप्लाज्म क्या होता है बेटा, कि लिविंग कंटेंट ऑफ द सेल, लिविंग कंटेंट ऑफ द सेल। अब सेल का लिविंग कंटेंट क्या होता है, अगर मैं किसी सेल को बनाऊं तो ये इसका क्या होता है बेटा, सेल मेम्ब्रेन होता है या प्लाज्मा मेम्ब्रेन होता है। फिर उसके अंदर क्या होता है बेटा, सिंपल सा न्यूक्लियस होता है, ठीक है। न्यूक्लियस के अंदर या सॉरी यहाँ पे साइटोप्लाज्म के अंदर एक फ्लूइड जैसी संरचना होती है, जिसको आप बोलते हैं साइटोप्लाज्म। तो लिविंग कंटेंट ऑफ द सेल, सेल का लिविंग कंटेंट यानी कि सेल मेम्ब्रेन, साइटोप्लाज्म और न्यूक्लियस जो होती हैं वो क्या होंगी, श्रिंक कर जाती हैं, किसमें, प्लाज्मोलिसिस के प्रोसेस में, ठीक है। तो इसमें क्या होती है, प्रोटोप्लाज्म पहले क्या होता है ये समझ में आया, कि लिविंग कंटेंट ऑफ द सेल यानी कि सेल मेम्ब्रेन, साइटोप्लाज्म और न्यूक्लियस, ठीक। अब यहाँ पे प्लाज्मोलिसिस में मैंने डिफिनेशन लिखा है कि श्रिंकेज ऑफ प्रोटोप्लाज्म यानी कि लिविंग कंटेंट ऑफ द सेल, ये क्या होती है, श्रिंक कर जाती हैं फ्रॉम दी सेल वॉल, सेल वॉल यानी कि स्पेशली ये प्लाज्मोलिसिस की प्रोसेस जो होती है वो प्लांट सेल में देखी जाती है, ठीक है। तो प्लांट सेल मोस्टली आउटर मोस्ट उनकी लेयर जो होती है वो किससे मिलकर बनी होगी बेटा, तो सेल वॉल से मिलकर बनी होती। तो सेल वॉल जो होती है वो अपने स्थान पर ही रहती है, उसके अंदर का जो लिविंग कंटेंट ऑफ द सेल होता है यानी कि सेल मेम्ब्रेन, साइटोप्लाज्म और न्यूक्लियस होती है वो श्रिंक कर जाती है, ठीक है। तो इसके कहने का मतलब ये है, फ्रॉम दी सेल वॉल, सिंपल सा लिखा है हमने, फ्रॉम दी सेल वॉल
श्रिंकेज ऑफ प्रोटोप्लाज्म लिविंग कंटेंट ऑफ द सेल, इसी को हम ब्रैकेट में लिख लेंगे, लिविंग कंटेंट ऑफ द सेल, ठीक है, फ्रॉम द सेल वॉल when placed in किसमें हम इसको रखते हैं, किसमें रखेंगे हम, हाइपरटोनिक सोल्यूशन में, हाइपरटोनिक सोल्यूशन, ठीक है। अगर हम क्या करते हैं कि किसी भी प्लांट सेल को हाइपरटोनिक सोल्यूशन में रखते हैं तो क्या होगा कि उसका लिविंग कंटेंट यानी प्रोटोप्लाज्म जो होगा वो श्रिंक कर जाएगा, और उसी फिनोमिना को हम बोलेंगे बेटा प्लाज्मोलिसिस। सिंपल सा, अगर तुम्हें और भी शॉर्ट फॉर्म में समझना है तो समझो इसको। देखो, अगर ये कोई क्या है, मान लो प्लांट सेल है तो इसकी आउटर मोस्ट लेयर जो होगी वो सेल वॉल होगी बेटा, सेल वॉल होगी, ठीक है। तो उसके अंदर क्या होती है, सपोज दैट कि ये उसका क्या है, सेल मेम्ब्रेन है बेटा, ठीक है, सेल मेम्ब्रेन है। तो आउटर मोस्ट लेयर जो होती है वो आपकी सेल वॉल हो गई, और उसके अंदर सेल मेम्ब्रेन होती है, और यहाँ पे क्या हो गया, सिंपल सा न्यूक्लियस हो गया, और यहाँ पे क्या हो जाएगा बेटा, साइटोप्लाज्म हो जाएगा, ठीक है। आगे बात समझ में। अगर हम इसको कहाँ रखते हैं, किसमें रखते हैं बेटा, इसको हम रखते हैं हाइपरटोनिक सॉल्यूशन में, हम क्या करते हैं, रखते हैं, तो क्या होगा कि ये इसका सेल वॉल तो अपने ही स्थान पर रहेगा, क्योंकि सेल वॉल जो होती है वो क्या होती है, डेड होती है, ठीक है। और ये प्लांट को क्या करते हैं, रिजिड प्रदान करती है, जिसके द्वारा वो एक ही स्थान पे क्या रहे, खड़े रहते हैं, ठीक है। और उसके बाद क्या होगा, इसका जो लिविंग कंटेंट ऑफ द सेल है वो बेटा क्या हो जाएगा, ऐसे श्रिंक हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा, श्रिंक हो जाएगा, श्रिंक ऑफ प्रोटोप्लाज्म, and these phenomena are called या known as प्लाज्मोलाइसिस, ठीक है। और ये इसकी क्या हो गई बेटा, सेल वॉल जो अपने ही स्थान पे क्या रहेगी, ठीक है। और उसका लिविंग कंटेंट ऑफ द सेल क्या होगा, यानी कि प्रोटोप्लाज्म जो होगा वो श्रिंक कर जाएगा। तो सिंपल सी बात है कि प्लाज्मोलिसिस क्या होती है कि जब प्रोटोप्लाज्म क्या होता है, श्रिंक कर जाता है। कब श्रिंक करेगा, जब उसको आप हाइपरटोनिक सोल्यूशन में रखते हैं तब वो श्रिंक कर जाता है, और उसी फिनोमिना को हम बोलते हैं बेटा प्लाज्मोलिसिस। जैसे मैंने समझा दिया कि अगर कोई प्लांट सेल है तो उसकी आउटर मोस्ट लेयर जो होती है वो बेटा सेल वॉल होती है, सेल वॉल के बाद क्या होती है, आपकी सेल मेम्ब्रेन होती है, ठीक है। ध्यान से सुनिए कि सेल मेम्ब्रेन और प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो होती है वो प्लांट सेल और एनिमल सेल दोनों में पाई जाती है, बट प्लांट सेल में स्पेशली मेन फीचर्स होती है कि सेल वॉल आउटर मोस्ट लेयर होती है, बिकॉज इट इज प्रोवाइड द प्लांट सेल रिजिड एंड द स्ट्रेंथ टू द प्लांट्स, ठीक है। तो ये क्या करती है, इसको रिजिड प्रदान करती है, ठीक है। आगे बात समझ में। अब उसके बाद नोट पॉइंट में आप जरूर लिखिएगा बेटा कि इट इज ऑब्जर्व ओनली प्लांट सेल। आप केवल इसको ऑब्जर्व किस पे कर सकते हैं, केवल प्लांट सेल में कर सकते हैं, इसको ऑब्जर्व देख सकते हैं, ठीक है। आगे बात समझ में। आई होप आप लोग को प्लाज्मोलिसिस के बारे में समझ में आया होगा, ठीक है। नाउ आगे हम चलते हैं बेटा, अदर सेल ऑर्गेनेली पे हम चलते हैं। ठीक है, अब हम अदर सेल ऑर्गेनेली पे बेटा चलते हैं, ध्यान से देखिएगा। सेल ऑर्गेनेली की जब बात करते हैं बेटा, ठीक है, तो हमने सेल ऑर्गेनेली की बात जो है वो पिछले लेक्चर में, यानी कि पिछले लेक्चर में हमने न्यूक्लियस के बारे में डिस्कस कर लिया था, ठीक है। क्योंकि सेल का जो आउटर मोस्ट लेयर होती है, सेल वॉल, सेल मेम्ब्रेन, ये तो हमने पढ़ ही लिया था।
उसके बाद सेल के अंदर की चीज़ें यानी सेंटर ऑफ द सेल जो होती है वो न्यूक्लियस को कहा जाता है, तो उसके बारे में भी हमने पढ़ा था। उसमें हमने क्रोमैटिन और क्रोमोसोम को देखा था, ठीक है। तो डीएनए और आरएनए के बीच में डिफरेंस भी देखा था। तो आज हम क्या करेंगे, अदर सेल ऑर्गेनली के बारे में क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो नाउ आई विल डिस्कस अबाउट दी अदर सेल ऑर्गेनली। आपका फर्स्ट रहेगा एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ठीक है। आपका पहला यही रहेगा, पहला सेल ऑर्गेनली जो होगा वो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम रहेगा, ठीक है, यानी कि ER, ठीक। अब देखिए एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो होती है वो कहाँ पर होती है। तो सपोज दैट कि ये कोई क्या है, सेल है, ठीक है। हालांकि इसके आकार पे मत चलिएगा, शेप पे मत चलिएगा, ठीक है। यहाँ पे क्या होता है, न्यूक्लियस होता है, और न्यूक्लियस के आप देखेंगे तो उसके जस्ट पास में ही क्या होती है, ऐसे फोल्डेड लाइक स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट होती हैं, ठीक है, ऐसे। उसको हम बोलते हैं बेटा एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। क्या बोलते हैं, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। और वहीं पे क्या हो कि अगर यहाँ पे बेटा ऐसे इसी पे ऐसे टिप लाइक स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट होती हैं, ठीक है, यानी कि ये क्या है, राइबोसोम है बेटा, ठीक है। तो जिस एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पे क्या होते हैं, राइबोसोम प्रेजेंट होते हैं, उनको हम बोलते हैं बेटा रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ठीक है। एंड ये क्या है आपका, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ठीक है। तो सिंपल सी बात करते हैं कि इसका फीचर, मेन फीचर्स क्या होती है। तो ये क्या करती है, इट इज प्रोवाइड सपोर्ट टू दी सेल। ये सेल को क्या करती है, सपोर्ट देती है। साथ ही साथ ये क्या करती है बेटा, सिंथेसाइज करती है, किसका, सिंथेसाइज या सिंथेसिस ऑफ लिपिड एंड प्रोटीन का, लिपिड एंड प्रोटीन का क्या करती है, सिंथेसाइज करती है। ये आपकी एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ठीक है। अब इनको क्या किया जाएगा, इनको डिवाइड किया गया है प्रेजेंस ऑफ राइबोसोम। राइबोसोम के प्रेजेंस पे इन्हें दो पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम एंड द सेकंड स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ठीक है। नाउ आई विल डिस्कस अबाउट द रफ एंडोप्लाज्मिक एंड द स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। देखिए जिसपे क्या होती है, जिस एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पे राइबोसोम प्रेजेंट होती है उसको हम बोलते हैं बेटा रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। एंड जिसपे क्या होते हैं, जिस राइबोसोम पे आपके राइबोसोम प्रेजेंट, जिस एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पे राइबोसोम प्रेजेंट नहीं होती है उसको हम बोलते हैं बेटा स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ठीक है। तो सिंपल सा ये दो टाइप्स की है, ऑन दी बेसिस ऑफ राइबोसोम के बेसिस पे प्रेजेंस और ऑब्सेंस, यहाँ पे लिख लीजिएगा, ऑन द बेसिस ऑफ, यहाँ पे ऑन द बेसिस ऑफ प्रेजेंस एंड द एब्सेंस के बेसिस पे इसे दो पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। एक होता है आपका रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम एंड दी सेकंड होता है आपका स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। नाउ आई विल डिस्कस अबाउट द डिफरेंस बिटवीन द स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम एंड द रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ठीक है। तो इनके बीच में डिफरेंस क्या होता है बेटा, देखिए रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में क्या होते हैं, राइबोसोम जो होते हैं वो क्या होते हैं बेटा, प्रेजेंट होते हैं, यहाँ पे प्रेजेंट ही लिखा है, ठीक है। एंड दी स्मूथ में क्या होते हैं, राइबोसोम जो होते हैं वो क्या होते हैं बेटा, एब्सेंट होते हैं, ठीक है। आगे बात समझ में। सेकंड पॉइंट क्या कह लेंगे, ये क्या करती हैं, ये प्रोटीन का सिंथेसिस करती हैं, यानी कि प्रोटीन का संश्लेषण करती हैं। कौन, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। एंड बात करते हैं आपका
स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेडिकुलम क्या करती है, ये बेटा लिपिड और स्टेरॉयड का सिंथेसिस करती है ये, ठीक है। तो ये बेसिक डिफरेंस है एक रफ एंडोप्लाज्मिक रेडिकुलम और स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेडिकुलम में, ठीक है। आप बात करते हैं कि स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेडिकुलम में, तो ये क्या करती है, डिटॉक्सिफिकेशन का भी वर्क करती है, जैसे कि आपके बॉडीज में जो भी विषैले पदार्थ होते हैं उनको रिमूव करना या फिर उन्हें नष्ट करने का काम कर जो हो, वो स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेडिकुलम का है। और स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेडिकुलम जो होती है इसके अमाउंट जो होती है वो लिवर में काफ़ी ज़्यादा होती है, ठीक। आई होप इतनी चीज़ें ये समझ में आई हो। देखिए एंडोप्लाज्मिक रेडिकुलम जो होती हैं ये क्या करती हैं, ये सेल को सपोर्ट देने का काम करती है, साथ ही साथ ये लिपिड और प्रोटीन का सिंथेसाइज करती है। ऑन द बेसिस ऑफ राइबोसोम के प्रेजेंस और ऑब्सेंस के बेसिस पे इसे दो पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, the rough endoplasmic reticulum and the second is smooth endoplasmic reticulum. Now rough endoplasmic reticulum जो होती है इसमें राइबोसोम प्रेजेंट होंगे एंड इसमें क्या होंगी, एब्सेंट होंगी, ठीक है। सेकंड में क्या होती है, रफ एंडोप्लाज्मिक रेडिकुलम जो होती हैं वो प्रोटीन का सिंथेसिस करती हैं एंड दी स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेडिकुलम जो होती हैं वो लिपिड और स्टेरॉइड का सिंथेसाइज करती है, ठीक है। आगे बात समझिए। अब देखिए आपको यहाँ पे कुछ स्ट्रक्चर्स यहाँ पे और डीपली थोड़ा देखते हैं हम। सपोज दैट कि ये क्या है, न्यूक्लियस होती है, ठीक है। अब ये न्यूक्लियस के बाहर क्या है बेटा, ऐसे इसके स्ट्रक्चर्स को हम थोड़ा और डीप समझ लेते हैं। ऐसे होते हैं ना, और यही क्या है, एंडोप्लाज्मिक रेडिकुलम होती है बेटा। इसमें क्या होती है कि इस पे जब राइबोसोम प्रेजेंट होती है तो उसको हम क्या बोलते हैं, रफ एंडोप्लाज्मिक रेडिकुलम। तो ये क्या है बेटा, रफ एंडोप्लाज्मिक रेडिकुलम, ठीक है। और यहाँ से यहाँ तक यानी कि जहाँ पर प्रेजेंट रहेंगी, अब ये फोल्डेड है तो इसको हम बोलते हैं बेटा, अगर इसको हम बोलेंगे बेटा सिस्टर्नी, क्या बोलेंगे, सिस्टर्नी, ठीक है। और यहाँ पे क्या है, यहाँ पे राइबोसोम प्रेजेंट नहीं है तो ये क्या है, SER यानी कि स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेडिकुलम है और ये फोल्डेड है इसलिए इसको हम बोलते हैं बेटा टिब्यूल्स, ठीक है। अगर हम एंडोप्लाज्मिक रेडिकुलम के अल्ट्रा स्ट्रक्चर्स को देखें तो उसमें तीन स्ट्रक्चर दिखाई देती हैं, एक सिस्टर्नी पहला हो गया, दूसरा होगा टिब्यूल्स और तीसरा जब क्या होगी, रफ एंडोप्लाज्मिक रेडिकुलम किसका सिंथेसिस की, प्रोटीन का, और स्मूथ एंडोप्लाज्मिक किसका सिंथेसाइज करेगी, लिपिड और स्टेरॉइड का। तो सिंथेसाइज करने के बाद ये क्या होती हैं, छोटे छोटे बॉल्स के रूप में कन्वर्ट होती हैं, सर्कुलर शेप में रहेंगी, जिसको हम बोलते हैं बेटा वेसिकल, ठीक है। इनको हम क्या बोलेंगे, वेसिकल। और ये क्या है, अभी इमेच्योर है, अब ये मैच्योर होने के लिए कहा जाते हैं गोल्जी एप्रेटस में। तो नाउ हमारा नेक्स्ट सेल ऑर्गेनली रहेगा गोल्जी एप्रेटस, ठीक है। यहाँ पे ये फिगर है इसका, ठीक है। उसके बाद देखिए यहाँ पे दो तीन नाम हम और देख लेते हैं इसमें, ध्यान से देखिए। ये आपको कुछ खाली स्थान दिख रहे हैं, ये वाले खाली स्थान दिख रहे हैं और यहाँ पे कुछ खाली स्थान दिख रहे हैं आपको ना। तो इस वाले खाली स्थान को हम बोलते हैं बेटा ल्यूमेन कंपार्टमेंट, ठीक है। और यहाँ पे जो है देखिए, यहाँ पे ये जो खाली स्थान है उसको हम बोलते हैं, क्योंकि ये बाहर है तो इसलिए एक्स्ट्रा बोलते हैं, बाहर की ओर है ना, ये देखिए ये बाहर की ओर है तो एक्स्ट्रा ल्यूमेन कंपार्टमेंट, ठीक है। क्या बोलते हैं, एक्स्ट्रा ल्यूमेन कंपार्टमेंट बोलते हैं। आगे बात समझ में, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब देखिए यहाँ पे जो ये वेसिकल आपको दिख रहे हैं ये इमेच्योर है, तो अब ये मैच्योर होने के लिए कहा जाते हैं गोल्जी एप्रेटस में। तो हम नेक्स्ट सेल ऑर्गन में गोल्जी एप्रेटस के बारे में डिस्कस करेंगे। आई होप आप लोगों को ये चीजें समझ में आई हो, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं हम। नेक्स्ट हमारा सेल ऑर्गन में गोल्जी एप्रेटस है, उसको भी देख लेते हैं। गोल्जी एप्रेटस,
देखो बेटा, यहाँ पे गोल्जी एपरेटस की बात करते हैं तो उसका स्ट्रक्चर कुछ ऐसा होता है। यहाँ पे ये सीधा होता है, ऐसे होते हैं, ठीक है। कुछ ऐसे गोल्जी एपरेटस होते हैं, यहाँ पे आपको कुछ ऐसे स्ट्रक्चर्स दिखेंगे, यहाँ पे भी ऐसे कुछ बॉल्स के लाइक स्ट्रक्चर सर्कुलर शेप के दिखेंगे ऐसे, ठीक है। तो ये भी क्या होते हैं, इसके भी पार्ट्स होते हैं। देखिए, पहला होता है आपका सिस फेस, तो यहाँ पे जो होती है वो क्या होता है आपका सिस फेस, ठीक है, या कॉन्वेक्स फेस भी बोलते हैं उसको। फिर यहाँ पे क्या प्रेजेंट होती है बेटा, सिस्टर्नी, और यहाँ पे क्या होती है सिस्टर्नी में नो राइबोसोम, राइबोसोम प्रेजेंट नहीं होते यहाँ पे, ठीक है। और ये क्या होते हैं आपके, ये है आपके बेटा ट्रांसफेस। अब ध्यान से समझिएगा इसको, ठीक है। देखिए, अब यहाँ पे मैंने आपको बताया था कि ये आपके एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम यहाँ पे प्रेजेंट होती है, ठीक है। तो यहाँ से क्या होते हैं, वेसिकल आपके रहते हैं। अब ये क्या होते हैं, इमेच्योर वेसिकल जो होती है, ये क्या होती है, मैच्योर होने के लिए कहाँ पे जाती है, गोल्जी एपरेटस में, यानी कि पैकेजिंग होती है। इसीलिए बोला जाता है कि जो आपके गोल्जी एपरेटस होते हैं ये पैकेजिंग, स्टोरेज एंड मॉडिफिकेशन का वर्क करती है, ठीक है। तो पैकेजिंग होने के लिए वो सिस फेस में आती है, सिस फेस से फिर वो कहाँ जाती है, इससे आगे होते हुए फिर सिस्टर्नी पार्ट्स में जाती है, सिस्टर्नी से होते हुए फिर वो क्या होती है, मैच्योर होके इस सर्कुलर शेप यानी कि ट्रांसफॉर्म में निकलती है, ठीक है। अब ये क्या है आपके मैच्योर हो गए हैं, ठीक है, ये क्या है आपके मैच्योर वेसिकल है, ठीक है। और इन्हें हम नाम दिया गया है ट्रांसफेस, ठीक है। ये क्या है मैच्योर, और यहाँ पे क्या क्या थी, इमैच्योर वेसिकल थी। तो मैच्योर होने के लिए वो कहाँ गया, गोल्जी एपरेटस में। तो इस वाले पार्ट्स को हम बोलते हैं सिस फेस, इस वाले पार्ट्स को हम बोलते हैं ट्रांसफेस, क्योंकि ये क्या हो गए हैं, आप मैच्योर हो गए हैं। और यहाँ पे क्या होती है, ये वाला जो है वो सिस्टर्नी है, ठीक। अब इसमें क्या है, मेन टॉपिक लिखने की बात है, तो लिखने की बात करते हैं तो इसमें कुछ पॉइंट्स हम क्या कर लेते हैं, लिख लेते हैं, ठीक है। तो फर्स्ट पॉइंट क्या लिखेंगे, इट इज सिंगल, सिंगल, सिंगल की जगह एम बन गया, क्या मजाक हो रहा है, इट इज सिंगल मेम्ब्रेन बाउंडेड, ठीक है। उसके बाद सेकंड लिखेंगे आप, इट इज इन्वॉल्व्ड पैकेजिंग, पैकेजिंग, स्टोरेज एंड modification of substance, सब्सटेंस के पैकेजिंग एंड मॉडिफिकेशन करती है, ठीक है। साथ ही साथ आप नेक्स्ट पॉइंट क्या लिखेंगे कि जो गोल्जी एपरेटस होती है गिव राइज, यानी कि ये क्या करती है, बनाती है किसको, गिव राइज फॉर द लाइसोसोम, ये क्या करती है, लाइसोसोम को बनाने का भी वर्क करती है। इट इज नेक्स्ट पॉइंट आप लिख सकते हैं कि सिंथेसाइज ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन, तो ये सब भी आप क्या कर सकते हैं, लिख सकते हैं, ठीक है। अब आप एक्सेप्शंस में क्या याद रखेंगे, आपको एक्सेप्शंस में याद रखना है बेटा, ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है एक्सेप्शंस आपका। देखिए, यानी अपवाद, कि जो आपका गोल्जी एपरेटस होती है ये मैच्योर, सी ट्यूब में नहीं होती, साथ ही साथ
प्रोकैरियोट्स में भी नहीं होती। उसके अलावा कहाँ कहाँ नहीं होती, जो आपके मैमल्स होते हैं, यानी जस्ट लाइक यू एंड दी जस्ट लाइक मी, जितने भी आपके मैमल्स होते हैं उनके आरबीसी में क्या होती हैं, ये नहीं होती। बिकॉज हमारे आरबीसी में जितने भी मैमल्स होते हैं, जितने भी स्तनधारी होते हैं, उनके आरबीसी में न्यूक्लियस ही नहीं होता, ठीक है। तो गोल्जी एपरेटस भी नहीं होता, ठीक है। साथ ही साथ आपके कह सकते हैं कि जो स्पर्म ऑफ टेरिडोफाइट्स जो होते हैं, ब्रायोफाइट्स और टेरिडोफाइट्स होते हैं, उनके स्पर्म में भी क्या होता है, ये गोल्जी एपरेटस जो होती है वो एब्सेंट होती है, ठीक है। तो आप इतना मोस्टली ये आपका कॉम्पिटेटिव एग्जाम में पूछा जाता है कि कैसे कहाँ पे जो गोल्जी एपरेटस होती है वो प्रेजेंट होती है कि नहीं होती। तो ये आप क्या करेंगे, एग्जाम के पैटर्न ऑफ व्यू से याद रखेंगे कि हाँ इसमें नहीं होती है, ठीक है। बाकी मोस्ट आपके जो 9th का सिलेबस है उसके हिसाब से आप ये याद रखिए, ठीक। और इसको नोट पॉइंट में भी आप लिख लेंगे कि एक्सेप्शंस में क्या होती है, जो गोल्जी एपरेटस होती है वो मैच्योर सी ट्यूब्स में और प्रोकैरियोट्स में भी, और किसमें, मैमल्स के आरबीसी में, साथ ही साथ स्पर्म ऑफ टेरिडोफाइट्स एंड ब्रायोफाइट्स के स्पर्म में क्या होती है, एब्सेंट होती है, कौन, गोल्जी एपरेटस, ठीक है। नाउ आई विल डिस्कस अबाउट द लाइसोसोम। ये हम क्या करेंगे, अब नेक्स्ट सेल ऑर्गेनेल के बारे में डिस्कस करेंगे, जिसका नाम है सुसाइड बैग ऑफ द सेल, ठीक है। बहुत ही प्यारा नाम है ये, लेकिन सुन के ही मेरी रूह कांप जाती है, आपकी भी कांप जाती होगी, कोई बात नहीं, हमें पढ़ना है, ठीक है। देखिए नेक्स्ट सेल ऑर्गेनेल है आपका लाइसोसोम या लाइसोसोम, ठीक है। तो देखिए लाइसोसोम को हम बोलते हैं सुसाइड बैग ऑफ द सेल, सुसाइड हो गया क्या, इसको सही कर लेते हैं हम यहाँ से, सुसाइड बैग ऑफ द सेल, यानी कि इसको बोला जाता है आत्मघाती की थैली, आत्मघाती की थैली, इसको बोला जाता है सिंपल सा लाइसोसोम को, ठीक है। यहाँ पे उसके अलावा ठीक है, उसके अलावा इसमें मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स आप क्या लिखेंगे कि इट इज फॉर्म दी गोल्जी एपरेटस, ये क्या होती है, फॉर्म्ड बाय द गोल्जी एपरेटस, ठीक है। ये गोल्जी एपरेटस जो होती है वो लाइसोसोम का फॉर्मेशन करती है, ठीक है। साथ ही साथ ये सिंथेसाइज कहाँ पे होती है, तो सिंथेसाइज बाय दी, सिंपल सा लिख लेंगे, सिंथेसाइज इन दी रफ एंडोप्लाज्मिक रेडिकुलम, यहाँ पे ये सिंथेसाइज होंगी, सिंथेसाइज इन द रफ एंडोप्लाज्मिक रेडिकुलम एंड पैकेजिंग, यानी कि पैकेज ऑफ या पैकेज इन दी पैकेजिंग बाई रहेगा, लगता है पैकेजिंग बाय दी, आपका क्या हो जाएगा, कौन इसको पैकेजिंग करने का काम कौन करता है, गोल्जी बॉडी, ठीक है। तो ये सिंथेसाइज कहाँ पे होती है, रफ एंडोप्लाज्मिक रेडिकुलम में, एंड द पैकेजिंग इसका कहाँ पे होता है, गोल्जी एपरेटस में, ठीक है। अब इसमें क्या होती है, इसमें कम से कम 50 से 60 यानी 50 to 60 टाइप्स के क्या होते हैं बेटा, एंजाइम्स प्रेजेंट होती हैं, ठीक है। एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट एंजाइम्स इसमें कौन होता है, आपका हाइड्रोलिटिक एंजाइम होती है,
हाइड्रोलिटिक एंजाइम्स प्रेजेंट होती है। ठीक है, हाइड्रोलिटिक एंजाइम्स क्या करती हैं, सिंपल से समझिए कि ये जो हाइड्रोलिटिक एंजाइम्स होती है, जब लाइसोसोम को लगता है कि कोई भी सेल ऑर्गेनली क्या होने वाली है, डिस्ट्रॉय होने वाली है, तो क्या होती है, ये अपने आप को फाड़ देती है। अब जब ये अपने आप को क्या करेगी, फाड़ देती है, तो इससे हाइड्रोलिटिक एंजाइम्स क्या होती है, रिलीज होती हैं, और वहां पे जाके वो उस सेल ऑर्गेनली को जो नष्ट होने वाली रहती है उसको क्लीन करती है, साफ करती है। तो एक तरीके से इसीलिए इसको बोला जाता है कि सुसाइड बैग ऑफ द सेल, यानी कि इसने क्या किया, कोई भी सेल परफॉर्म, कोई भी सेल जो है वो सही तरीके से वर्क नहीं कर रही है, तभी पे ये क्या करती है, ये अपने आप को क्या करती है, फाड़ देती है, इसीलिए इसको बोला जाता है सुसाइड बैग ऑफ द सेल। ठीक है, तो सिंपल सा सिंथेसिस इन द रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ठीक है, एंड द पैकेजिंग इसका कहाँ पर होता है, गोल्जी बॉडी में या गोल्जी एपेंडिक्स में होता है। इसमें कितने टाइप्स के एंजाइम्स प्रेजेंट होती हैं, तो 50 टू 60 टाइप के एंजाइम्स प्रेजेंट होती हैं। अगर इसके स्ट्रक्चर को देखा जाए तो सिंपल सा आप ऐसा स्ट्रक्चर बनाएंगे और उसमें क्या लिख दें, इसमें ऐसे फ्लूइड जैसा बना देंगे और उसको मेजर कर देंगे कि ये लाइसोसोम का स्ट्रक्चर है। ठीक है, इसमें क्या होते हैं, एंजाइम्स प्रेजेंट होते हैं, तो मेनली आपके लाइसोसोम हो गए, ठीक है, लाइसोजाइम हो गए, ठीक है, न्यूक्लियस हो गया, न्यूक्लियस हो गया आपका। ठीक है, तो ये सब क्या होते हैं आपके एंजाइम्स, इसमें क्या होती है, प्रेजेंट होती हैं। मोस्ट आप याद रखेंगे कि सुसाइड बैग ऑफ द सेल किसे बोला जाता है, तो लाइसोसोम को बोला जाता है। ठीक है, इस बात का ध्यान रखेंगे आप कि सुसाइड बैग ऑफ द सेल किसे बोला जाता है, आपका लाइसोसोम को बोला जाता है। इतनी ही चीज़ें आपको लाइसोसोम के बारे में याद रखनी है, ज़्यादा बहुत ज़्यादा याद रखने की ज़रूरत नहीं है आप लोगों को, बिकॉज आप लोग अभी 9th में हैं, तो 9th में चीज़ें बहुत ज़्यादा ब्रॉड नहीं होती, लेकिन चीज़ों को समझते हुए रहिएगा। ठीक है, समझते हुए ही चलिएगा। ठीक, नेक्स्ट सेल ऑर्गेनली पे चलते हैं बेटा। देखो, नेक्स्ट सेल ऑर्गेनली है आपका वैक्यूल। ठीक है, अब देखो वैक्यूल्स की बात करते हैं, तो वैक्यूल्स सिंपल सा क्या करती है, ये फूड को स्टोर करने का काम करती है। फूड को, जो भी आपके वेस्ट मटेरियल होते हैं, फूड होते हैं, उनको स्टोर करने का काम करती है। ठीक है, तो ये प्लांट में क्या होती है, काफ़ी बड़ी होती है और एनिमल में छोटी होती है। ठीक है, आगे का समझ में। तो वैक्यूल्स की बात करते हैं, तो इसका स्ट्रक्चर आपको फिगर में दिया रहेगा, बुक में दिया होगा, एनसीईआरटी की बुक में, आप उसमें से इसको देख लीजिए। उसका स्ट्रक्चर कुछ ऐसा होता है, ये है वैक्यूल्स। तो प्लांट्स में क्या होती है, ये काफ़ी बड़ी होती है, क्योंकि प्लांट्स जो होती हैं वो अपने वेस्ट मटेरियल जैसे कि एमिनो एसिड, प्रोटीन, ये सब का जो स्टोरेज है, ठीक है, जो भी आपके फूड मटेरियल है उनका स्टोरेज का काम जो है वो इसमें फूड वैक्यूल नहीं करती है। ठीक है, तो सिंपल सा हम फर्स्ट पॉइंट क्या लिख लेंगे इसमें कि स्टोरेज ऑफ द स्टोरेज सेट ऑफ द सेल। साथ ही साथ ये क्या करती है, कंटेन होती है किससे, प्रोटीन, एमिनो एसिड, ईटीसी। ठीक है, तो ये सिंपल सा क्या करती है, स्टोरेज का काम करती है। और इस बात का ध्यान रखिएगा कि ये प्लांट्स में क्या होती है, बड़ी होती है, और एनिमल्स में क्या होती है, स्मॉल साइज इनकी होती है। ठीक है, आगे बात समझिए। बस वैक्यूल्स के बारे में आपको इतनी चीज़ें याद रखने की जरूरत है, ज़्यादा पूछा नहीं जाता इससे। नेक्स्ट सेल ऑर्गेनली पे हम चलते हैं। देखिए, नेक्स्ट सेल ऑर्गेनली है आपका माइटोकॉन्ड्रिया। मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है ये आपका, सेल ऑर्गेनली से माइटोकॉन्ड्रिया ज़्यादा से ज़्यादा पूछा जाता है। ठीक है, नेक्स्ट है आपका माइटोकॉन्ड्रिया। ठीक है, तो देखिए माइटोकॉन्ड्रिया जो होती है ये क्या होती है, आपकी डबल मेम्ब्रेन बाउंडेड होती है, डबल मेम्ब्रेन बाउंडेड होती है, यानी कि ये क्या होती है, दोहरा आवरण इस पे होता है, डबल मेम्ब्रेन बाउंडेड होती है। साथ ही साथ इसमें क्या होती है, इसमें जो होती है एरोबिक रिस्पायरेशन यहाँ पे क्या होती है, कंप्लीट होती है, जिससे क्या होता है, एरोबिक रिस्पायरेशन का मतलब होता है कि
उसके प्रेजेंस में क्या होते हैं, ग्लूकोज जो होते हैं वो ब्रेक डाउन होते हैं और हमें क्या मिलती है, एनर्जी मिलती है। इसीलिए इसको बोला जाता है साइट ऑफ द एरोबिक रिस्पिरेशन। ठीक है, और एरोबिक रिस्पिरेशन में जैसे कि आपका सेल के अंदर जो आपने खाया है वो ग्लूकोज के फॉर्म में है, तो जैसे ही क्या होती है, ऑक्सीजन, यानी कि आप सांस लेते हैं तो ऑक्सीजन आती है, तो ऑक्सीजन के प्रेजेंस में ये टूटता है, किसमें टूटता है, माइटोकॉन्ड्रिया में। तो माइटोकॉन्ड्रिया में जैसे ही ग्लूकोज जब टूटता है तो ग्लूकोज जो होती है वो क्या फॉर्म करती है, कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर, और क्या रिलीज करेगी, एनर्जी। और एनर्जी कितनी करती है बेटा, 38 एटीपी, यानी एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट। इसीलिए इसे क्या बोला जाता है, इसीलिए इसको बोला जाता है पावर हाउस ऑफ द सेल। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे एनर्जी का क्या होता है, फॉर्मेशन होता है, और यहीं पे एनर्जी क्या होती है, स्टोर रहती है, किस फॉर्म में, एटीपी के फॉर्म में स्टोर रहती है, इसीलिए इसको बोला जाता है पावर हाउस ऑफ द सेल। तो फर्स्ट टॉपिक क्या है कि ये डबल मेम्ब्रेन बाउंडेड सेल ऑर्गेनेली होती है, साथ ही साथ यहाँ पे क्या होती है, साइट ऑफ एरोबिक रेस्पिरेशन, यहाँ पे एरोबिक रेस्पिरेशन की प्रोसेस जो होती है वो कंप्लीट होती है। जैसे कि आपका ग्लूकोज है, ग्लूकोज जब ऑक्सीजन के प्रेजेंस में क्या होता है, कार्बन डाइऑक्साइड को आप क्या करते हैं, बॉडी से रिमूव कर देते हैं, क्योंकि ये वेस्ट है आपके बॉडी का। तो माइटोकॉन्ड्रिया में ये प्रोसेस होती है, इसलिए इसको बोला जाता है पावर हाउस ऑफ द सेल। अगर इसके स्ट्रक्चर्स को हम देखें बेटा, तो इसका स्ट्रक्चर देखो कुछ ऐसा होता है। ठीक है, यहाँ पे ये डबल मेम्ब्रेन बाउंडेड होती है ऐसे। ठीक है, तो ये क्या है आपकी आउटर मेम्ब्रेन है। ठीक है, और ये क्या है आपकी इनर मेम्ब्रेन है बेटा। ठीक है, और इसमें क्या होती है, मेनी फोल्ड लाइक स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट होती हैं, जिसको हम बोलते हैं क्रिस्टी। ठीक है, ऐसे देखो, ऐसे प्रेजेंट होती है बेटा। ऐसे होती है। ठीक है, इसमें कुछ ऐसे स्ट्रक्चर्स आपके प्रेजेंट होते हैं। तो इसी फोल्ड वाले स्ट्रक्चर्स को हम क्या बोलते हैं बेटा, क्रिस्टी। ठीक है, और यहाँ पे कुछ आपको हुंडी के समान ऐसे संरचनाएं दिखाई देंगी। ठीक है, इस पूरे वाले पार्ट्स पे, जिसको हम बोलते हैं बेटा F1 पार्टिकल्स। क्या बोलते हैं, F1 पार्टिकल्स। अब इसमें क्या होती है, इसका खुद का डीएनए होता है। ठीक है, आगे बात समझ में। उसके साथ क्या होती है इसमें बेटा, उसके साथ ही साथ इसमें खुद का क्या होता है, राइबोसोम होता है। ठीक है, आगे बात समझ में, खुद का डीएनए होता है और खुद का राइबोसोम होता है। ठीक है, इसीलिए इसको बोला जाता है सेमी ऑटोनोमस सेल ऑर्गेनिक, क्योंकि ये अपना काम क्या करती है, खुद से कर लेती है, खुद से सभी एक्टिविटी परफॉर्म कर लेती है, बट कुछ काम के लिए ये क्या रहती है, सेल न्यूक्लियस पे डिपेंड रहती है, इसलिए सेमी बोला जाता है। ठीक है, आगे बात समझ में। तो जो आपकी फोल्डेड लाइक स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट है बेटा, उसको हमने क्या बोला, क्रिस्टी। और यहाँ पे ये क्या है, F1 पार्टिकल्स हैं, खुद का डीएनए हो गया, खुद का राइबोसोम हो गया, आउटर मेम्ब्रेन हो गई और इनर मेम्ब्रेन हो गई। ठीक है, तो ये कुछ ओवरव्यू है माइटोकॉन्ड्रिया का कि डबल मेम्ब्रेन होती है। तो आप सिंपल सा इसको क्या करेंगे, ड्रॉ करेंगे। ठीक है, और बीच में ऐसे फ्लूइड जैसा क्या होता है आपका रहता है, तो उसको हम बोलते हैं बेटा मैट्रिक्स। क्या बोलते हैं, मैट्रिक्स बोलते हैं। ठीक है, तो ये क्या होती है, डबल मेम्ब्रेन बाउंडेड होती है। ये क्या होती है, साइट ऑफ एरोबिक रेस्पिरेशन। यहाँ पे एरोबिक रेस्पिरेशन की प्रोसेस क्या होती है, कंप्लीट होती है, और इसको बोला जाता है पावर हाउस ऑफ द सेल। ठीक है, इसके अलावा इसको विद्युत गृह भी कहा जाता है,
एंड दी श्वसन केंद्र भी कहा जाता है, क्योंकि यहाँ पे रेस्पिरेशन की प्रोसेस जो हो रही है वो कंप्लीट हो रही है। ठीक है, नेक्स्ट सेल ऑर्गेनली पे हम चलते हैं बेटा। ये चीजें समझ में आई हो, आगे चलते हैं। नेक्स्ट सेल ऑर्गेनली आपका रहेगा, ये बात करते हैं अभी सेल ऑर्गेनली, ये भी कट कर देते हैं। सेल ऑर्गेनली, ठीक। नेक्स्ट सेल ऑर्गेनली है आपका राइबोसोम। ठीक है, क्या है, राइबोसोम है। ठीक है, इसके बाद हमारा नेक्स्ट रहेगा प्लास्टिड। ठीक, तो राइबोसोम जो होती है ये क्या करती है बेटा, तो राइबोसोम जो होती है ये किससे मिलकर बनी होती है, आरएनए और प्रोटीन से मिलकर बनी होती है। ये इट इज मेड अप ऑफ आरएनए एंड प्रोटीन। साथ ही साथ ये क्या होती है बेटा, मेम्ब्रेन लेस सेल ऑर्गेनली होती है। ठीक है, और ये क्या करती है, सिंथेसाइज या सिंथेसिस ऑफ प्रोटीन। ये क्या करती है, प्रोटीन का सिंथेसाइज करती है। ठीक है, आगे बात समझ में। तो ये क्या होती है, आरएनए और प्रोटीन से मिलकर बनी होती है, मेम्ब्रेन लेस सेल ऑर्गेनली होती है, और साथ ही साथ क्या होती है, सिंथेसिस ऑफ प्रोटीन, यानी कि प्रोटीन का क्या करती है, सिंथेसाइज करती है, संश्लेषण करती है। इसीलिए इनको बोला जाता है प्रोटीन की फैक्ट्री। तो इट इज आल्सो कॉल्ड फैक्ट्री ऑफ प्रोटीन। प्रोटीन की फैक्ट्री किसे बोला जाता है, तो आप बताएंगे राइबोसोम को बोला जाता है। ठीक है, और ये क्या होती है, ये दो टाइप्स की होती हैं। ठीक है, एक होता है आपका 80S राइबोसोम और एक होता है आपका 70S राइबोसोम। ठीक है, ऐसे। ठीक, जो आपका क्या होता है 80S राइबोसोम होता है, ये 60S राइबोसोम और 40S राइबोसोम से मिलकर बना होता है, और 70S राइबोसोम जो होती है ये 30S राइबोसोम प्लस 50S राइबोसोम से मिलकर बनी होती है। यस, यहाँ पे क्या है, सेडिमेंटेशन कॉफिशिएंट है बेटा, सेडिमेंटेशन कॉफिशिएंट है। ठीक है, सेडिमेंटेशन कॉफिशिएंट है यहाँ पे। ठीक है, आगे बात समझ में। और ये कैसे रहती है, जैसे आपका फिगर बनाते हैं, हम स्ट्रक्चर देख लेते हैं इसका। देखिए, स्ट्रक्चर की बात करते हैं तो स्ट्रक्चर्स में ये कैसे रहते हैं, जैसे ये एक आपकी क्या होती है, लार्ज यूनिट होती है, और एक जो होती है स्मॉल सब यूनिट होती है। ठीक है, एक लार्ज सब यूनिट रहेगी और एक स्मॉल सब यूनिट रहती है, और ये दोनों किससे जुड़े होते हैं, मैग्नीशियम 2+ आयन से क्या होते हैं, जुड़े रहते हैं। तो ये क्या है आपका 80S राइबोसोम है और ये 70S राइबोसोम है। ठीक है, और ये मिलकर किससे बने हैं, ये हो गया आपका 60S राइबोसोम और ये हो गया 40S राइबोसोम, और ये क्या हो गया आपका 50S राइबोसोम, एंड ये क्या हो गया 30S राइबोसोम। यहाँ पे मैथ मत कैलकुलेट करने लगिएगा कि मैम 60 और 40 तो 100 हुआ, तो 80 क्यों कह रही हैं आप, तो बेटा ऐसा नहीं होता। ठीक है, ये बायोलॉजी का टर्म है, बायोलॉजी का टर्म जो होती है काफ़ी इजी होती है। ठीक है, हाँ ठीक। तो ये आपस में देखो मैग्नीशियम 2+ आयन से जुड़े होते हैं, मैंने लिखा ना, मैग्नीशियम 2+ आयन से जुड़े होते हैं, और यही जो होती हैं वो mRNA पे जुड़ जुड़कर क्या होती है, प्रोटीन बनाती है, जिससे हमारे क्या होते हैं कैरेक्टर्स जो होती हैं उनमें रिप्रेजेंट होती हैं, उनके द्वारा ही क्या होते हैं अमीनो एसिड से ये सब बनते हैं। ठीक है, तो ये रहा कुछ राइबोसोम के बारे में। ठीक है, देखो ये आरएनए और प्रोटीन से मिलकर बनी होती है, मेम्ब्रेन लेस सेल ऑर्गेनली होती है, यहाँ पे प्रोटीन का सिंथेसिस होता है, इसलिए इसको हम प्रोटीन की फैक्ट्री बोलते हैं।
ये दो टाइप की होती है, 80s और 70s। 80s जो होती है वो किस में होती है, ये किस में होती है, एनिमल सेल में होती है, ये प्लांट सेल में होती है। अब 80s जो राइबोसोम होती है 60s प्लस 40s से मिलकर बनी होती है, एंड दी 70s जो होती है वो 30s प्लस 50s से मिलकर बनी होती है। यहाँ पे स्ट्रक्चर्स हैं और ये किसके द्वारा जुड़े होते हैं, Mg2+ आयन के द्वारा क्या होते हैं, जुड़े होते हैं। ठीक, नेक्स्ट सेल ऑर्गेनेल पे चलते हैं बेटा। लास्ट आपका लास्ट सेल ऑर्गेनेल जो है वो है बेटा प्लास्टिड। तो प्लास्टिड पे हम चलते हैं, ठीक है। नेक्स्ट सेल ऑर्गेनेल है आपका प्लास्टिड्स, ठीक है। देखिए जब प्लास्टिड की बात करते हैं तो ये क्या होती है, जैसे हमें फ्लावर का कलर जो है वो डिफरेंट डिफरेंस मिलता है ना, जैसे कि कोई पिंक होता है, कोई रेड होता है, तो कोई क्या होता है आपका थोड़ा किसमें होगा, येलो में होगा। तो ये सब इन सब कलर में मिलते हैं। अब बात कर लेते हैं ग्राउंड्स के नीचे, यानी फ्रूट्स का कलर भी हमें क्या मिलता है, अलग अलग मिलता है। अब प्लांट्स की जो लीफ होती हैं वो ग्रीन कलर की मिलती हैं। तो इन सब का काम जो होता है वो प्लांट्स को देने का वर्क जो होती है वो प्लास्टिड करती है, ठीक है। तो प्लास्टिड जो होती है वो बेटा 3 टाइप की होती हैं, ठीक है। यहाँ से ये 3 टाइप की होती हैं, ठीक। पहला होता है, देखिए पहला आपका क्या होता है, पहला होता है बेटा क्लोरोप्लास्ट, ठीक है। ये है आपका क्लोरोप्लास्ट, ठीक। दूसरा होता है आपका क्रोमोप्लास्ट, ठीक है। और तीसरा क्या होता है बेटा ल्यूकोप्लास्ट, ठीक है। तो ये 3 प्लास्टिड प्रेजेंट होती है हमारे प्लांट्स में। अब इनका देख लेते हैं कि ये आखिर क्या क्या करती हैं और इनमें कौन कौन से पिगमेंट प्रेजेंट होती हैं, ठीक है। तो ध्यान से समझिए, जो आपका क्लोरोप्लास्ट होता है, ठीक है, इसमें क्या होती है आपका पिगमेंट प्रेजेंट होता है। कौन सा पिगमेंट बेटा, तो इसमें पिगमेंट होता है बेटा क्लोरोफिल, ठीक है। जिसके कारण से क्या होती है, वो पत्तियों का रंग जो होता है वो क्या होता है, ग्रीन होता है। तो क्या होती है, ये ग्रीन पिगमेंट देती है, ग्रीन पिगमेंट देने का वर्क करती है। तो फंक्शन क्या हो जाएगा, फंक्शन क्या होगा, फंक्शन ये होगा बेटा कि ये क्या करती है, अब ग्रीन पिगमेंट है तो ये क्या करती है, फोटोसिंथेसिस में क्या करती है, मदद करती है। हेल्प इन फोटोसिंथेसिस, ये क्या करती है, फोटोसिंथेसिस में क्या करती है, मदद करती है, ठीक है। अब देखो नेक्स्ट सेल ऑर्गेनेल पे चलते हैं बेटा हम। इसमें नेक्स्ट सेल ऑर्गेनेल क्या है आपका, क्रोमोप्लास्ट है। तो हमें फ्लावर का कलर जो है वो अलग अलग कलर का दिखता है ना, जो जैसे कि कोई येलो हो गया, रेड हो गया, पिंक हो गया, तो ये सब कलर देखने को मिलता है। तो वो किसकी वजह से मिलता है, क्रोमोप्लास्ट की वजह से, ठीक है। तो इसमें कौन सा पिगमेंट होता है बेटा, तो इसमें पिगमेंट होता है आपका कैरेटिनॉइड, कैरेटिनॉइड होता है। और इसके अलावा और कौन सा होता है, एंड आपका क्या होता है, जेंथोफिल होता है, ठीक है। आगे बात समझ में, देखिए कैरेटिनॉइड जो होती है, जैसे पत्तियों का रंग जो है जब वो पीली हो जाती है तो उनको गिराने का काम, यानी पॉलन करने का काम जो है वो कैरेटिनॉइड का होता है, ठीक है, जिसको हम बोलते हैं कैरोटीन भी, ठीक है, कैरोटीन भी बोल देंगे तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक। उसके अलावा कैरोटीनॉइड जो होती है, जैसे कि आपके फलों का रंग जो होता है, फल जो होते हैं वो पक जाते हैं और फलों का रंग जो होता है वो अलग अलग होता है, तो वो भी किसका वर्क होता है, कैरोटीनॉइड का। तो ये एक पिगमेंट की तरह वर्क करती है, जिसके कारण से जो आपके क्या होते हैं, फलों का रंग और क्या हुआ, जो पत्तियां पीली हो गई है वो गिरने का काम करती है। और जेंथोफिल के कारण ही उसमें क्या होती है, जेंथोफिल और कैरोटीन के कारण ही क्या होती है,
फूल का कलर जो होता है वो अलग अलग होता है, जैसे रेड, पिंक, वाइट। तो ये सब कलर यानी पिगमेंट देने का वर्क जो होती है वो ज़ैंथोफिल करती है, ठीक है। नेक्स्ट इस पर टॉपिक की बात करते हैं, तो ये क्या करती है, सिंपल सा, ये क्या होती है आपकी ग्रीन प्लास्टिड होती हैं, और ये क्या होती हैं आपकी कलर्ड प्लास्टिड होती हैं, ठीक है। ये क्या होती हैं, कलर्ड प्लास्टिड होती हैं। फंक्शन क्या हो जाएगा बेटा, फंक्शन ये होगा कि ये क्या करती हैं, अट्रैक्ट दी पॉलिनेशन, पॉलिनेशन के लिए क्या करती है, अट्रैक्ट करती हैं, पॉलिन ग्रेन को अट्रैक्ट करती हैं, जैसे कि इंसेक्ट वगैरह को भी अट्रैक्ट करती है, जिसके द्वारा क्या हो, पॉलिनेशन की प्रोसेस जो है वो कंप्लीट हो सके। तो फंक्शन इनका ये हो गया, ठीक है। और ये क्या होती है, ग्रीन पिगमेंट होती है। ग्रीन पिगमेंट देने का वर्क कौन करता है, क्लोरोफिल करता है, और इसमें कौन करता है आपका जैंथोफिल एंड कैरोटीनॉइड, जैंथोफिल करता है, ठीक है। और कैरोटीनॉइड जो होती है वो फलों को, जैसे फल का अलग अलग कलर होता है तो उसमें इन्वॉल्व होती है, अलाउ करती हैं अलग अलग कलर को, एंड जो पत्तियाँ क्या होती है येलो हो जाती हैं, ठीक है। तो उनको गिराने का वर्क भी आपकी कैरोटीन करती है, ठीक। आगे बात समझ में। अब देखिए नेक्स्ट चलते हैं बेटा, देखो नेक्स्ट तुम्हारा ये है आपका ल्यूकोप्लास्ट। तो ये क्या होते हैं, कलर लेस प्लास्टिड होते हैं। ये क्या होते हैं, कलरलेस प्लास्टिड होते हैं। साथ ही साथ ये क्या करते हैं, कलरलेस प्लास्टिड होते हैं, यानी कि इसमें पिगमेंट जो होती हैं, पिगमेंट जो होती हैं वो क्या होती है बेटा, एब्सेंट होती हैं, पिगमेंट नहीं होती, ठीक। और फंक्शन क्या करेंगे, तो फंक्शन इनका ये होता है कि ये क्या करती हैं, स्टोरेज ऑफ न्यूट्रिएंट्स, स्टोरेज ऑफ न्यूट्रिएंट्स। ये क्या करती है, न्यूट्रिएंट्स को स्टोर करने का काम करती हैं। अब ये भी कितने टाइप्स की होती हैं, 3 टाइप्स की होती हैं, ठीक है। यानी कि जो आपका ल्यूकोप्लास्ट होता है वो 3 टाइप्स का होता है, ठीक। पहला, दूसरा और तीसरा। पहला होता है आपका एमाइलोप्लास्ट, एमाइलोप्लास्ट होता है। दूसरा होता है आपका एल्यूरोप्लास्ट, ठीक है। और तीसरा होता है आपका इलायोप्लास्ट, ठीक। ये क्या करती है, ये किसको स्टोर करती है, तो ये कार्बोहाइड्रेट, ठीक है। और किसको, स्टार्च, स्टार्च को स्टोर करने का काम करती है। एल्यूरोप्लास्ट जो होती है ये प्रोटीन को स्टोर करती है बेटा, ठीक है। और जो आपकी इलायोप्लास्ट होती है ये क्या करती है, फैट और ऑयल को क्या करती है, स्टोर करती है, फैट और ऑयल। तो ल्यूकोप्लास्ट जो होती है वो कलर लेस प्लास्टिड होती है, ठीक है। और उसमें पिगमेंट जो होती है वो एब्सेंट होती है। ये क्या करती है, न्यूट्रिएंट्स को स्टोर करने का काम करती है। साथ ही साथ जो ल्यूकोप्लास्ट होती है वो 3 टाइप की होती है, इमाइलोप्लास्ट, एल्यूरोप्लास्ट और इलायोप्लास्ट होती है। तो एमाइलोप्लास्ट जो होती है वो कार्बोहाइड्रेट और स्टार्च का क्या करती है, स्टोरेज करती है। साथ ही साथ एल्यूरोप्लास्ट जो होती है वो प्रोटीन को स्टोरेज करती है। एंड दी लास्ट जो है आपका इलायोप्लास्ट, ये फैट और ऑयल को स्टोर करने का काम करती है, ठीक। आगे बात समझ में। आपका जितने भी सेल ऑर्गेनिल्स हैं हमने इस टॉपिक पे क्या किया, डिस्कस कर लिए, ठीक। अब हम चलते हैं आपका प्लांट सेल और एनिमल सेल के बीच डिफरेंस जान लेते हैं हम, ठीक है। नेक्स्ट आगे देखिए बच्चों, आगे आप लोग क्या करिएगा, नोट पॉइंट डालिएगा, ठीक है। नोट पॉइंट डालने के बाद आप क्या लिखेंगे, सिंपल सा, माइटोकॉन्ड्रिया और क्लोरोप्लास्ट मैंने पढ़ा दिया, ठीक है। तो आप इस पर लिखेंगे जो आपका माइटोकॉन्ड्रिया होता है बेटा, माइटोकॉन्ड्रिया एंड क्लोरोप्लास्ट,
क्लोरोप्लास्ट। ठीक है, माइटोकॉन्ड्रिया और क्लोरोप्लास्ट जो होती है इनको बोला जाता है सेमी ऑटोनोमस सेल ऑर्गेनेली। ठीक है, सेल ऑर्गेनेली। ठीक, क्यों बोला जाता है? क्योंकि माइटोकॉन्ड्रिया और क्लोरोप्लास्ट के पास जो होती है वो खुद का डीएनए और राइबोसोम होता है, जिसकी वजह से वो अपने सभी काम क्या होते हैं खुद से कर लेते हैं। बट कुछ काम के लिए क्या होते हैं न्यूक्लियस पे डिपेंड रहते हैं, इसलिए उनको बोला जाता है सेमी ऑटोनोमस सेल ऑर्गेनेली। बाकी सब जो सेल ऑर्गेनेली होते हैं वो क्या होते हैं फुली डिपेंडेंट होते हैं न्यूक्लियस पे। बट ये दोनों क्या होते हैं माइटोकॉन्ड्रिया क्लोरोप्लास्ट जो होते हैं ये बहुत ही कम जो होते हैं, बहुत ही कम डिपेंडेंट होते हैं न्यूक्लियस पे। बट बिकॉज इनके पास क्या होता है खुद का क्या होता है डीएनए और एंड राइबोसोम होता है। ठीक है, जिसकी वजह से ये क्या कर लेते हैं अपने सभी फंक्शन जो होते हैं वो खुद से परफॉर्म कर लेते हैं। ठीक है, सभी काम कर। आगे देखिए, नेक्स्ट पॉइंट आपका रहेगा, नेक्स्ट हेडिंग आपका रहेगा सिंपल सा, लिखिएगा डिफरेंस। ठीक है, किसके बीच हम जानेंगे डिफरेंस? प्लांट सेल और एनिमल सेल के बारे में। ठीक है, काफी बार पूछा जाता है इसको। ठीक, तो ये आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। डिफरेंस बिटवीन प्लांट एंड एनिमल सेल। ठीक है, इनके बीच में हम क्या कर लेते हैं डिफरेंस जान लेते हैं कि एक पर्टिकुलर प्लांट सेल में और एनिमल सेल में क्या डिफरेंस होते हैं। ठीक है, तो आप जानते हैं कि जो प्लांट सेल होता है एक तरफ हम क्या कर लेते हैं यहाँ पे प्लांट सेल डाल लेते हैं, दूसरी तरफ बेटा एनिमल सेल डाल लेंगे हम लोग। ठीक है, अब इनके बीच में डिफरेंस क्या होता है सिंपल सा देखिए, जो प्लांट सेल होते हैं इनकी जो इनकी जो आउटर मोस्ट लेयर जो होती है वो किससे मिलकर बनी होती है? सेल वॉल से। ठीक है, तो सिंपल सा क्या लिख लेंगे कि सेल वॉल आर प्रेजेंट। इनमें क्या होती है? सेल वॉल होती है। एंड दी एनिमल सेल की बात करते हैं तो इसमें क्या होती है? इसमें सेल मेम्ब्रेन प्रेजेंट होती है। ठीक है, सेल मेम्ब्रेन आर प्रेजेंट या फाउंड, दोनों भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। आप फाउंड भी लिख सकते हैं और प्रेजेंट भी लिख सकते हैं। ठीक है, अब देखिए जो प्लांट सेल होते हैं इनमें जो सेल वॉल होती है ये किससे मिलकर बनी होती है? तो जो इनमें सेल वॉल होती है बेटा वो सेलुलोज से मिलकर बनी होती है। किससे? सेलुलोज से। ठीक है, और सेलुलोज का डाइजेशन जो होता है वो हमारे बॉडीज में नहीं होता। ठीक है, अब सेल मेम्ब्रेन की बात करते हैं तो ये किससे मिलकर बनी होती है बेटा? लिपिड एंड प्रोटीन से मिलकर बनी होती है। ठीक है, किससे मिलकर बनी होती है? लिपिड और प्रोटीन की। नेक्स्ट पॉइंट हम क्या कह लेंगे इसमें? देखिए सेकेंड पॉइंट क्या कह लेंगे हम कि इसमें जो प्लांट सेल में क्या होती है वैक्यूल्स जो होती है वो काफी बड़ी होती हैं। ठीक है, तो सिंपल सा क्या लिख लेंगे? वैक्यूल्स आर लार्ज। ठीक है, इन साइज। एंड इसमें सेकेंड पॉइंट क्या लिख लेंगे? इसमें क्या होती हैं? वैक्यूल्स आर स्मॉल। इसमें क्या होती है? छोटी होती है। और वैक्यूल्स का वर्क क्या होता है? ये क्या करती है? जो आपका फूड होता है उनको स्टोर करने का काम करती है। साथ ही साथ जो अमीनो एसिड प्रोटीन्स जो भी वेस्ट होते हैं ये प्लांट्स में कहाँ पे एकत्र होते हैं? तो वैक्यूल्स में होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट क्या कह लेंगे हम बेटा? नेक्स्ट पॉइंट इसमें क्या हो जाएगा? जो प्लांट सेल होते हैं इसमें क्या होती है? प्लास्टिड। ठीक है, मैंने अभी आपको इसके पहले बताया था प्लास्टिड्स के बारे में। ठीक है, तो प्लास्टिड जो होती है ये इस किस में पाई जाती है? प्लांट में। ठीक है, तो प्लास्टिड आर प्रेजेंट। ठीक है, और वही एनिमल की बात कर लेते हैं तो इनमें प्लास्टिड जो होती है वो नहीं होती, तो प्लास्टिड आर एब्सेंट। ठीक है, बिकॉज हम फोटोसिंथेसिस नहीं करते हैं और
हमें कोई भी कलर या पिगमेंट प्रोवाइड करने की जरूरत नहीं है, ठीक। और देखिए चौथा पॉइंट क्या हो जाएगा कि जो आपका प्लांट सेल होता है इसमें 70s राइबोसोम प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। इसमें कितने राइबोसोम प्रेजेंट होते हैं, 70s राइबोसोम प्रेजेंट होती हैं, और इसमें आपके 80s राइबोसोम पाए जाते हैं या रहते हैं, ठीक है। तो प्लांट सेल की बात करते हैं तो इनमें सेल वॉल प्रेजेंट होती है, ठीक है। और सेल वॉल किससे मिलकर बनी होगी, सेलुलोज से। एंड दी एनिमल सेल की बात करते हैं तो एनिमल सेल जो होती है उनमें आउटरमोस्ट लेयर जो होती है वो सेल मेम्ब्रेन से मिलकर बने होते हैं, ठीक है। और सेल मेम्ब्रेन जो होती है वो लिपिड और प्रोटीन से मिलकर बनी होती है, ठीक है। आगे देखिए वैक्यूल्स जो होती है इनमें लार्ज साइज में होती है, बिकॉज प्लांट को क्या करना है तो बहुत ज्यादा अमाउंट में क्या करना पड़ता है, फूड को स्टोर करना पड़ता है। एंड उसमें वेस्ट भी जो होती है स्टोर जहाँ पे होती है वो वैक्यूल्स होती है, ठीक है। और वैक्यूल्स की साइज की बात करते हैं एनिमल सेल में तो ये स्मॉल होती है इनमें। आगे बात करते हैं प्लास्टिड्स जो होती हैं ये किसमें पाई जाती हैं, प्लांट सेल में, ठीक है। एंड दी एनिमल सेल की बात करते हैं तो इनमें प्लास्टिड क्या होती है, एब्सेंट होती है। नेक्स्ट बात करते हैं इसमें 70s राइबोसोम प्रेजेंट होते हैं और इसमें 80s राइबोसोम प्रेजेंट होती है, ठीक है। तो ये रहा एक प्लांट सेल और एनिमल सेल के बारे में, ठीक। आगे बात समझ में। अब हम चलते हैं नेक्स्ट डिफरेंस जान लेते हैं। देखिए नेक्स्ट डिफरेंस आपका रहेगा, लास्ट टॉपिक है ये चैप्टर का, डिफरेंस बिटवीन माइटोसिस एंड मियोसिस। ठीक है, हम जानेंगे कि माइटोसिस और मियोसिस होता क्या है और इनके बीच में डिफरेंस, ठीक है। देखिए माइटोसिस में क्या होता है कि एक पेरेंट सेल से 2 डॉटर सेल फॉर्म होती है, ठीक है। वहीं पे मियोसिस की बात कर ले तो यहाँ पे क्या होता है, एक पेरेंट सेल से 4 डॉटर सेल यानी 4 पुत्री कोशिकाओं का क्या होता है, निर्माण होता है, ठीक। जो माइटोसिस होता है इसमें क्या होती है कि जो पेरेंट सेल, नंबर ऑफ क्रोमोसोम जो होते हैं वो डॉटर सेल में उतने ही प्रेजेंट होते हैं जितने कि पेरेंट सेल में, ठीक है। जैसे एग्जांपल के द्वारा समझिए इसको, यहाँ पे हम लिख लेते हैं माइटोसिस एंड मियोसिस, ठीक है। ये है मियोसिस और ये है माइटोसिस, ठीक। तो ये क्या है, कोई पेरेंट सेल है, पेरेंट सेल से इसमें 2 डॉटर सेल का निर्माण होगा यानी 2 डॉटर सेल्स का फॉर्मेशन होगा, ठीक। और नंबर ऑफ क्रोमोसोम की बात करते हैं, गुणसूत्र की बात करते हैं तो जैसे मान लीजिए कि पेरेंट सेल में 23 क्रोमोसोम है तो इनके डॉटर सेल में भी उतने ही क्रोमोसोम क्या रहेंगे, ठीक है। वहीं पे मियोसिस में क्या होता है कि एक पेरेंट सेल से 4 डॉटर सेल का क्या होता है, फॉर्मेशन होता है या निर्माण होता है, 4 पुत्री कोशिकाएं बनेंगी यहाँ पे, ठीक। और नंबर ऑफ क्रोमोसोम की बात करते हैं तो इनमें क्या होता है, हाफ हो जाते हैं। जैसे मान लीजिए कि इनमें कितने हैं, 22 है तो यहाँ पे कितने हो जाएंगे, 11, ठीक है। सब में कितने हो जाएंगे, हाफ। तो नंबर ऑफ क्रोमोसोम की बात करते हैं तो डॉटर सेल में क्या होते हैं, हाफ हो जाते हैं पेरेंट सेल से, ठीक है। और इसमें क्या होते हैं, नंबर ऑफ क्रोमोसोम जो होते हैं वो डॉटर सेल पेरेंट सेल के क्या होते हैं, बराबर ही होते हैं, एकदम सेम, ठीक। अब माइटोसिस जो होते हैं ये कब, ये देखिए डिवीजन है माइटोसिस एंड मियोसिस डिवीजन, ठीक। तो माइटोसिस डिवीजन कब होता है, जब हमारे बॉडीज को ग्रोथ या रिपेयरिंग, कोई भी इंजरी वगैरह हो जाती है तो ग्रोथ या रिपेयरिंग करानी होती है तब माइटोसिस डिवीजन होता है, ठीक है। एंड मियोसिस डिवीजन कब होता है, जब क्या होती है, गैमेट का फॉर्मेशन करना होता है तब मियोसिस डिवीजन होता है, ठीक। तो इनके बीच का डिफरेंस हम थोड़ा जान लेते हैं कि इनके बीच में डिफरेंस क्या होता है। ये तो थोड़ा सा ओवरव्यू था, आगे देखिए। अब इनको हम पॉइंट वाइज क्या लिख लेते हैं इसको, इनके बीच में और डिफरेंस क्या लेते हैं। यहाँ पे आप लिख लीजिएगा डिफरेंस बिटवीन माइटोसिस एंड मियोसिस डिवीजन, ठीक है। देखिए माइटोसिस में क्या होता है, इसमें जो क्रोमोसोम होते हैं, एस बन जा रहा है,
number of chromosome are same as the parent cell. ठीक है, सेल नहीं, पेरेंट केवल लिख लीजिए। ठीक, इसमें क्या होता है, नंबर ऑफ क्रोमोसोम जो होते हैं वो पेरेंट सेल के क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। ठीक है, नंबर ऑफ क्रोमोसोम आर सेम एज द पेरेंट सेल। और वही में मियोसिस में क्या लिख लेंगे हम कि जो नंबर ऑफ क्रोमोसोम होते हैं यानी गुणसूत्र की जो संख्या होती है वो क्या हो जाती है, आधी हो जाती है। नंबर ऑफ क्रोमोसोम आर हाफ एज दी पेरेंट सेल भी लिख लेंगे तो कोई भी दिक्कत नहीं है वैसे। ठीक है, सेकेंड पॉइंट इसमें क्या लिख लेंगे हम कि ये क्या होता है, इट इज अ इक्वेशनल डिवीजन। ठीक है, और ये कैसा डिवीजन होता है बेटा, इट इज अ रिडक्शनल डिवीजन। ठीक है, ये एक रिडक्शनल डिवीजन होता है आपका। ठीक, तीसरा पॉइंट क्या हो जाएगा माइटोसिस में, कि इसमें क्या होती है, जो माइटोसिस डिवीजन जो होती है ये हेल्प किसमें करती है, अगर हमें क्या करानी हो, ग्रोथ या रिपेयरिंग करानी हो बॉडीज में, तब क्या होता है, माइटोसिस डिवीजन होता है। एंड मियोसिस डिवीजन कब होता है, जब बॉडीज को क्या हो, उसमें गैमेट का फॉर्मेशन करना हो। ठीक है, तो जब गैमेट का फॉर्मेशन करना होता है तब हमारी बॉडीज को जो होती है वो सेल में मियोसिस डिवीजन होता है। ठीक है, आगे बात समझिए। तो इट इज help in growth and repairing the body। ठीक है, एंड इसमें क्या होते हैं, तीसरा पॉइंट क्या हम लिख लेंगे कि इट इज हेल्प इन फॉर्मेशन ऑफ गैमेट। जब गैमेट का फॉर्मेशन कराना होता है तब मियोसिस डिवीजन होता है, एंड जब क्या करानी होती है, ग्रोथ और रिपेयरिंग करानी होती है तो कौन सा डिवीजन होता है, माइटोसिस। नेक्स्ट पॉइंट क्या लिख लेंगे हम, इसमें क्या होते हैं, टू डॉटर सेल आर फॉर्म्ड। टू डॉटर सेल आर फॉर्म्ड। ठीक है, इसमें दो डॉटर सेल का निर्माण होता है। चौथा पॉइंट इसमें क्या लिख लेंगे, फोर डॉटर सेल आर फॉर्म्ड। फिर से देखिए, माइटोसिस एंड मियोसिस डिवीजन में क्या डिफरेंस होता है। तो माइटोसिस में क्या होता है कि एक मातृ कोशिका से दो पुत्री कोशिकाओं का निर्माण होता है, और मियोसिस में क्या होता है, एक मातृ कोशिका से चार पुत्री कोशिकाओं का निर्माण होता है। ठीक, इसमें नंबर ऑफ क्रोमोसोम जो होते हैं वो अपनी मातृ कोशिका यानी पेरेंट्स के सेल के सेम होंगे। ठीक है, उनके इक्वल होंगे। ठीक, इसमें क्या होते हैं, नंबर ऑफ क्रोमोसोम की संख्या जो होती है वो डॉटर सेल में आधी हो जाती है। ठीक, ये क्या होता है, एक इक्वेशनल डिवीजन होता है यानी इक्वली डिवाइड होता है, एंड इसमें क्या होता है, इट इज अ रिडक्शनल डिवीजन। ठीक, नेक्स्ट पॉइंट, ये डिवीजन कब होता है, जब हमारे बॉडीज को ग्रोथ और रिपेयरिंग कोई इंजरी वगैरह हो जाती है तब आपका माइटोसिस डिवीजन होता है। एंड मियोसिस डिवीजन कब होता है बेटा, जब हमारे बॉडीज में गैमेट का फॉर्मेशन करना होता है तब आपका मियोसिस डिवीजन होता है। ठीक है, तो ये आपका सेल चैप्टर का लास्ट टॉपिक यही था। आई होप आप लोगों को समझ में आया हो। ठीक है, तो नेक्स्ट लेक्चर के लिए आप लोग बता दीजिएगा कमेंट बॉक्स में कि हम टिश्यू वाले चैप्टर में और भी ज़्यादा अच्छा कर सकते हैं, तो हमें आप बता दीजिएगा, आगे हम
टिश्यू वाले चैप्टर को क्या करेंगे, आपको आपके सामने लेक्चर जो है वो रिप्रेजेंट करेंगे। ठीक है, तब तक के लिए हमारे साथ बने रहिए। थैंक यू सो मच।